सभी साथियों को नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के महत्वपूर्ण सूत्रों के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके आरएसएम एसएसबी एलडीसी के अंतर्गत जो दक्षता परीक्षण है उसके अंतर्गत जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पोर्शन है उसके अंतर्गत कुछ फॉर्मूलों का जिक्र किया गया है। यानी आपके उसके अंदर कुछ प्रश्न जो रहेंगे वो फॉर्मूलों पर आधारित रहेंगे। तो जो पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों के बारे में हम इस क्लास के अंतर्गत बात करने वाले हैं। जैसे कि आप इस वीडियो के थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ऊपर हेडिंग में दिया है आरएसएम एसएसबी एलडीसी परीक्षा 2025 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के महत्वपूर्ण सूत्रों पर हमारी ये क्लास रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी क्लास है उस क्लास के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जैसे कुछ संख्याओं को जोड़ने से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक टेबल ली है और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस टेबल के अंतर्गत आपको आईडी दी गई है, नेम दिया गया है ना। और जो नेम है वो आपका स्टूडेंट का नेम है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और नीचे इनके नंबर दिए गए हैं। अब हमें इस तरीके से बोला जा सकता है कि आपको इस टेबल के अंतर्गत जो भी स्टूडेंटों के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए गए हैं इन मार्क्स को आपको टोटल करना है। टोटल कहाँ पे करना है? इस फॉर्मूले के इस टेबल के इस कॉलम के अंतर्गत करना है जहाँ पर ब्लू कलर के अंतर्गत आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर सबके सामने, जैसे ये अमन है तो अमन के सामने इसके तीनों सब्जेक्टों का यहाँ पे टोटल आपको करना है। ऐसे ही रजत है, रजत के सामने आपको तीनों सब्जेक्टों का इसका टोटल यहाँ पे करना है। इस तरीके से आपको इसका टोटल करना है। तो आप एक्सेल के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी टोटल करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं टोटल वाली, तो उसके लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं उसका नाम है सम फॉर्मूला। यहाँ पे हेडिंग में मैंने देखो सम लिखा हुआ है। सम फॉर्मूले का आपको इसको यूज करना है। कोई भी फॉर्मूला आप एक्सेल में यूज करते हैं तो उससे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी फॉर्मूले से पहले आपको बराबर का निशान लगाना होता है। इसके बाद में फॉर्मूले यानी फंक्शन का नाम लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे सम लिखा हुआ है ना। कोई दूसरा फॉर्मूला हो सकता है, उसके अंतर्गत कोई और नाम हो सकता है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले बराबर का निशान, उसके बाद में फॉर्मूले का नाम लिखना होता है। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर इस टेबल के अंतर्गत ये जो विद्यार्थी हैं इन विद्यार्थियों के जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए उनके मार्क्स का टोटल हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ टोटल करना है वहाँ पे आपको कर्सर रखना है। इसके बाद में आपको लगाना है बराबर और यहाँ से आपको फॉर्मूला टाइप कर देना है SUM सम। ये फॉर्मूला आपका चाहे कैपिटल लेटर में लिखो या फिर स्मॉल लेटर में लिखो, यहाँ पर जो आपका छोटे बड़े अक्षर में जो आप फॉर्मूला लिख रहे हैं उसका कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर या तो मैं ओपन ब्रैकेट प्रेस करूँगा शिफ्ट के साथ में कीबोर्ड से, या फिर मैं इस ब्रैकेट को लेने के लिए टैब भी प्रेस कर सकता हूँ। तो जैसे आप फॉर्मूले का नाम लिखते हैं बराबर लगा के और टैब दबाते हैं, जब भी आपका ओपन ब्रैकेट ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है नंबर, रेंज पूछ रहा है जिसका आपको टोटल करना है। तो जैसे मान लो मुझे फिजिक्स से और मैथ तक का टोटल करना है तो मैं फिजिक्स पे क्लिक करूंगा और फिर इसके बाद ऐसे कि ऐसे मैथ तक इसको पकड़ के खींच लूंगा। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स आपके सेलेक्ट हो चुके हैं। यानी आप फॉर्मूले में भी यहाँ पे देखोगे कि F4 से और FH4 तक आपकी जो रेंज है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको ब्रैकेट बंद करना होता है। आप चाहें तो ब्रैकेट बंद भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सेल है वो ऑटोमेटिक अपना ब्रैकेट बंद कर लेता है फॉर्मूले के अंदर। तो आपको बंद भी अगर ब्रैकेट आप नहीं करते हैं, डायरेक्ट एंटर प्रेस कर देते हैं तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बिना ब्रैकेट बंद किए हुए एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका टोटल आ चुका है 111। अब जैसे आपने ये एक विद्यार्थी का टोटल निकाल दिया है, बाकी का अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बॉटम राइट साइड है यहाँ पर आप जैसे देखेंगे आप कर्सर को लेके जाएंगे तो एक छोटा सा ब्लैक कलर का आपका पॉइंट बन जाता है। इस जगह पर अगर आप कंटिन्यू 2 बार क्लिक कर देते हैं तब भी आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। या फिर आप इस तरीके से जहां पर आपने टोटल निकाला है उस
टोटल को आप नीचे इस तरीके से उसी पॉइंट से पकड़ करके यदि आप ऐसे खींचते हैं तब भी आपका टोटल निकल के आ जाता है। तो इन दोनों ही तरीके से आप बाकी की जो बचे हुए विद्यार्थी हैं उनके टोटल को निकाल सकते हैं। एक का निकालना है और एक का टोटल निकालने के बाद आपको बाकी का टोटल ड्रैग करके या फिर डबल क्लिक करके निकाल लेना है। अब इसके बाद ये जो हमने टोटल किया, ये टोटल किया हमने वर्टिकली, हो सकता है कि हमको ऐसे हॉरिजेंटली टोटल भी पूछ लिया जाए। तो जैसे फिजिक्स के मार्क्स का टोटल करिए, यहाँ पर केमिस्ट्री का टोटल करिए, यहाँ पे मैथ्स का टोटल करिए, ऐसे भी हमको कोई टोटल पूछा जा सकता है। कोई दूसरी तरीके की टेबल हो सकती है जिसमें ये पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, सिंपली जहां पर आपको टोटल करना है उस जगह पर आपको क्लिक करना है, बराबर लगा के यहाँ पे सम का फॉर्मूला टाइप कर देना है, ब्रैकेट कर देंगे चालू। इसके बाद में आपको यहाँ से जो भी नंबर है जिनका टोटल करना है उनको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। ये मेरे फिजिक्स के मार्क्स का टोटल निकल के आ गया। यदि मेरे को बाकी का टोटल निकालना है तो मैं इस तरीके से पकड़ के खींच लूंगा। और कई बार आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रिक्वायर सेल का ही टोटल कीजिए। तो जैसे यहाँ पे फिजिक्स है तो फिजिक्स के नंबरों का हम टोटल कर सकते हैं, केमिस्ट्री का भी कर सकते हैं, मैथ्स का भी कर सकते हैं। इसके अलावा टोटल है, इसका भी सब टोटल हो सकता है। तो इस तरीके से कंटिन्यू आप पकड़ करके खींच दीजिए। अगर ये चीज कंटिन्यू है तभी आपको पकड़ के खींचना है। कोई भी टोटल अगर आपको कंटिन्यू करना है, जैसे फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, मैथ, इस तरीके से कंटिन्यू कोई भी रिक्वायर कॉलम है जिसका आपका टोटल हो सकता है, तभी आपको पकड़ के खींचना है। अदरवाइज अगर मान लो बीच में कोई और आपका डेटा है, वहां पे कैलकुलेशन संभव नहीं है, तो फिर आपको वहां पर ड्रैग नहीं करना है, इस तरीके से पकड़ के कैलकुलेशन नहीं करना है। जहां पर भी फिर आपको कैलकुलेशन करना है वहां पर आपको दोबारा फॉर्मूला लगाना है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। ये मैंने आपको वर्टिकली और हॉरिजेंटली, ये मैंने हॉरिजेंटली टोटल करके बताया, ये मैंने वर्टिकली टोटल करके बताया। इस तरीके से दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पे टोटल करके बताया है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टेबल है वो है सब्ट्रैक्ट की, माइनस करने वाली। तो सब्ट्रैक्ट की जो माइनस करने वाली टेबल है, इस सब्ट्रैक्ट की माइनस करने वाली टेबल के अंतर्गत हमें क्या करना होता है, हमें जैसे मान लो हमको यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखे हैं, इसके बाद नेम दे रखा है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और डिस्काउंट दे रखा है। तो हमें इसका क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यानी हमें कुछ रिमेनिंग जो वैल्यू है, बची हुई जो वैल्यू है वो हमको निकालनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वांटिटी, रेट से अमाउंट को निकाल रखा है और हमने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया है। अब हमें इस अमाउंट में से डिस्काउंट को निकालना है। तो यदि हम अमाउंट में से डिस्काउंट को निकाल दें तो रिमेनिंग बैलेंस मेरा क्या बचेगा वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा, हमें कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमें किसी चीज को माइनस करना होता है या रिमेनिंग बैलेंस निकालना होता है तो सिंपल हम क्या करते हैं, बराबर लगाते हैं। इसके बाद में जिसमें से हमें माइनस करना है उस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम माइनस लगाएंगे और जिसको माइनस करना है उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे 16,800 में से 100 माइनस हो गए तो 16,700 यहाँ पे बच चुके हैं। अब मैं बाकी का निकालना है तो इसी तरीके से या तो डबल क्लिक कर दूंगा या पकड़ के इस तरीके से खींच लूंगा। अब यहीं इसी टेबल के अंदर मैं आपको जैसे इसका वापस से एक बार टोटल करके बताता हूं। तो आपको वही बराबर लगा के यहाँ पे सम टाइप कर देना है और इसके बाद में आपको जिसका भी टोटल करना है इस तरीके से पकड़ के और आपको खींच लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां तक की वैल्यू का टोटल चाहिए केवल वहां तक का ही आपको सिलेक्शन बनाना है। तो यहाँ पर इसका जो टोटल आ गया वो आपका ये वाला टोटल आ गया, जो कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू का टोटल है। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ही देखो, मैं जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप एवरेज भी निकालिए, तो एवरेज है वो भी हम इसी टेबल पर, एवरेज है, एवरेज फंक्शन का यूज भी हम इसी टेबल पर करने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो मुझे इन्हीं संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो इन संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज के सामने वाला जो कॉलम है जहां पे हमें एवरेज निकालने के लिए बोला जाए उस जगह पे आपको क्लिक करना है, बराबर लगाना है और एवरेज का फॉर्मूला होता है AVERAGE, ये आपको टाइप करना है। इसके बाद में वही ब्रैकेट ओपन करेंगे
और जहां से जहां तक की संख्याओं का एवरेज निकालना है उसको सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखो आपका एवरेज निकल के आ गया। इसी तरीके से हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इन संख्याओं में सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू का मतलब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसके लिए वही आपको बराबर लगाना है। और मिनिमम का फॉर्मूला होता है MIN, मिन टाइप करेंगे, ब्रैकेट करेंगे चालू। इसके बाद में जहां जो भी संख्याएं आपकी हैं उन सभी संख्याओं को आपको सिलेक्ट कर लेना है जिनमें से आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है और वही ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए इन संख्याओं के अंदर ये जो वैल्यू है ये सबसे छोटी आपकी वैल्यू है 16,300 रुपए। इसके बाद में हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की, यानी मैक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं उसका नाम है मैक्स। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे मैक्स फॉर्मूला, ब्रैकेट करेंगे चालू। इसके बाद में जहां से जहां तक की वैल्यू में से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसको करना है सेलेक्ट, ब्रैकेट कर देंगे हम यहाँ पे बंद और इसके बाद में हम कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी आपकी निकल के आ चुकी है, यानी इन संख्याओं के अंदर से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है आपकी 46,800 रुपए। तो यहीं पे देखो हमने एवरेज के फॉर्मूले का यूज भी करके देख लिया। इस तरीके से आपको कोई संख्या दी जाएगी और उन्हीं संख्याओं में से आपको उसका एवरेज निकालने के लिए बोला जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा ये आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे ही मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही मैक्सिमम निकालनी है। फॉर्मूला आपको वीडियो के अंदर दिखाई दे ही रहा है। आप जो भी फॉर्मूला देखना चाहो तो आपको यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बार जो मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूला बार में जैसे ही आपका जहाँ पे रिजल्ट निकला है उस सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे मुझे एवरेज देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये एवरेज का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले को भी फेस कर सकते हो कि किस तरीके से आपका फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी जो टेबल है वो है मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई भी हमारी एक संख्या को दूसरी संख्या से करना होता है। तो इस टेबल के अंदर हमें दे रखा है सीरियल नंबर, नेम, क्वांटिटी, रेट। तो यहाँ पे नेम में कुछ फ्रूट्स के नाम है, वो कुछ क्वांटिटी में और किसी रेट में खरीदे गए हैं, तो हमें उनका टोटल अमाउंट चाहिए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसमें भी कोई फॉर्मूला आपको लगाना नहीं है, सिंपल आपको बराबर टाइप करना है और इसके बाद में आपको क्वांटिटी या फिर रेट दोनों में से किसी को भी पहले ले लेना है। इसके बाद में आपको गुणा करने के लिए स्टार का चिन्ह लगाना है और रेट के लिए आपको रेट के सेल पे क्लिक कर देना है और इसके बाद सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे 50 गुणा 10 बराबर 500 आ गए, या 10 गुणा 50 भी करते तो भी 500 ही आते। तो यहाँ पे हमारा एप्पल है उसका अमाउंट निकल के आ गया। बाकी का हम यहाँ पे या तो डबल क्लिक कर देंगे या फिर इस तरीके से हम ड्रैग करके बाकी का जो भी अमाउंट है वो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम कोई मल्टीप्लाई की क्रिया कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला आपका बनेगा नहीं, इस तरीके का एक सिंपल फॉर्मूला आपका इसमें रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिवाइड पे। तो डिवाइड में भी हम क्या करेंगे, एक सिंपल फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसका भी कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, सीरियल नंबर लिया है, नेम लिया है, रेट लिए, अमाउंट लिए, क्वांटिटी हमें पता करनी है। तो अब दे रखा क्या है, हमें रेट और एक टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट दे रखी है, रेट दे रखी है, हमें क्वांटिटी पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे बराबर लगा देंगे फॉर्मूले में और हम क्या करेंगे, अमाउंट के अंदर रेट का भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे अमाउंट और इसके बाद में डिवाइड कर देंगे इसको किससे, रेट से। तो रेट पे क्लिक करेंगे। डिवाइड के लिए आपको स्लैश बटन का यूज करना है और एंटर प्रेस कर देंगे, सिंपल। तो ये देखो आपकी 10 क्वांटिटी निकल के यहाँ पर आ गई। कहने का मतलब जो हमने अमाउंट दिया था 1000 रुपए 100 की रेट से, तो ये जो एप्पल है उसमें आपके 10 पीस आए हैं या फिर 10 केजी आए हैं। आपका ये क्वांटिटी जिस भी तरीके से हो उस तरीके से आप इसको मान सकते हैं। जैसे मैं ये मानूं कि आपकी एक सेब 100 रुपए की है जब तो 10 सेब आई, और मैं ये कहूं कि 100 रुपए में 1 किलो सेब आई, तो इसका मतलब फिर ये क्वांटिटी 10 केजी हो गई। तो ये पकड़ के हम खींच लेंगे और यहाँ पे बाकी का अमाउंट इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंडीशन बेस कैलकुलेशन की, यानी हमने इससे पहले सम फंक्शन का यूज किया था जिसके अंदर सिंपल हमको कुछ संख्याएं दी गई थी और उनका हमने टोटल किया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई कंडीशन लेके और फिर उसका टोटल कर रहे हैं।
तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक टेबल लिया है और ये जो हमारी टेबल है, इस टेबल के अंदर में डेट दी गई है, एम्प्लॉय का नाम दिया गया है, डेजिग्नेशन दी गई है और सेल दी गई है। अब हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि नेम के बेस पे किसी भी व्यक्ति की सेल का टोटल का यहां से पता करना है। हमारी कंडीशन क्या रहेगी, एम्प्लॉय के नेम के बेस पे हम ये जो सेल का कॉलम है, इस सेल में से उस व्यक्ति ने कितने की सेल की है उसके टोटल अमाउंट का मुझे पता करना है। ये हमारे पास में कंडीशन है, किसी भी एक व्यक्ति का हमें पता करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का और एक सेल का हमने यहाँ पे एक कॉलम ले लिया है अलग से, जहाँ पे नाम लिखा जाएगा और उसकी टोटल जो भी सेल होगी उसका अमाउंट यहाँ पे निकाला जाएगा। तो मुझे करना क्या है, एम्प्लॉय का नाम है वो इस टेबल में से सर्च करे और उसका टोटल सेल वो यहाँ से सर्च करके और मुझे इस जगह पे बता दे। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी ये काम कर सकते हैं। तो जब कंडीशन में आपको किसी भी व्यक्ति के बेस पे या किसी और बेस पे आपको किसी चीज का या किसी, जैसे मैंने कहा कि इसमें सेल दे रखा है तो हम सेल अमाउंट का टोटल निकालना चाह रहे हैं, यानी उसके सम का पता करना चाह रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है एक व्यक्ति की सेल मुझे बतानी है इस टेबल के अंदर से। तो ऐसी कंडीशन में हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो सम इफ फॉर्मूले का यूज आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको किसी भी एक कंडीशन के आधार पे किसी दूसरी एक कंडीशन के आधार पे जब आपको उसका टोटल चाहिए होता है ना, चाहे सेल हो यहाँ पे या फिर कुछ और हो, तो जब उनको हमें कैलकुलेट करना होता है, उसका जब हमें टोटल करना होता है तो हम इस सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर से नाम के बेस पे किसी भी व्यक्ति की टोटल सेल का पता करने वाले हैं कि उस व्यक्ति ने टोटल सेल कितने की उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे बराबर और टाइप कर देंगे SUM सम और इसके बाद में टाइप करेंगे IF इफ, ब्रैकेट कर देंगे हम चालू। इसके बाद में रेंज पूछ रहा है, तो रेंज के अंदर हम क्या करेंगे, हमें नाम के आधार पे सेल निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंज के अंदर दे देंगे ये नेम वाला पूरा कॉलम ऐसे की ऐसे। इसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे कॉमा। इसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया हमने ले लिया ये नेम का कॉलम। आप चाहो तो इसमें से भी यहां से कोई भी नेम को एक को सेलेक्ट कर सकते हो जिसका पता करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये इसीलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे मैं किसी दूसरे का नाम भी लिख करके उसका भी पता कर सकता हूँ। यहां से नाम लेने पर आप केवल बस उसी का पता कर सकते हो, फिर दूसरे का नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इसको अलग जगह पे लिया है। तो यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया में ले लिया ये नेम। इसके बाद में मैं कॉमा लगा दूंगा और अब हमसे पूछ रहा है सम रेंज, यानी टोटल मुझे किसका करना है, तो टोटल मुझे बताना है इस सेल का कि इस व्यक्ति ने कितनी सेल की। तो अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट करूंगा बंद और एंटर कर दूंगा प्रेस। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे इरफान खान नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ 600 रुपए इसकी सेल है। देखो मैं यहाँ इरफान खान देखता हूँ, ये इरफान खान रहा और इसकी 600 रुपए ये सेल आ रही है। अब ऐसे मैं राजेश कुमार लेता हूँ और देखो मैं यहाँ पे राजेश कुमार को लिखता हूँ, ये मैंने राजेश कुमार को लिख दिया। आप मैन्युअली खुद से भी लिख सकते हो हाथ से, मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। तो राजेश कुमार जैसे लिखा तो इसकी देखो टोटल सेल 1000 रुपए आ गई यहाँ पे। अब ये 1000 कैसे आई, तो आप देखो राजेश कुमार के 500 ये रहे, 500 रुपए की सेल राजेश कुमार ने यहाँ पे की है 1 अप्रैल को, और फिर राजेश कुमार ने 4 अप्रैल को फिर 500 रुपए की सेल की। इसके अलावा और कहीं भी राजेश कुमार इसमें नहीं है। तो इस तरीके की कंडीशन बेस्ड अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो, यानी टोटल आपको करना हो कंडीशन पे, तो उसमें आपको सम इफ फॉर्मूले का यूज करना है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि नॉर्मल, जो आपकी जैसे कि हमें किसी भी चीज का एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, या फिर हमें कंडीशन पर सम करना हो, टोटल करना हो, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ काउंटिंग वाले फॉर्मूलों के बारे में। तो हम यहाँ पर इस टेबल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको एक टेबल दी गई है जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर या अकाउंट टाइप, TYPE अकाउंट टाइप है, ये अकाउंट टाइप हो गया और यहाँ पे ये हो गया अकाउंट नंबर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे क्या पता करना है। जैसे काउंट फॉर्मूले के द्वारा हम इस टेबल में से क्या पता कर सकते हैं, काउंट ए के द्वारा क्या पता कर सकते हैं और काउंट ब्लैंक के द्वारा क्या पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं, काउंट फॉर्मूला, काउंट ए फॉर्मूला, काउंट ब्लैंक फॉर्मूला।
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे काउंट फॉर्मूले की। डेटा हमारा ये रहेगा, इसमें से हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले हम काउंट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो काउंट फॉर्मूला क्या काम करता है? केवल संख्याओं को काउंट करता है। क्या करता है? केवल संख्याओं को काउंट करता है। तो देखो यहाँ पे मैं इस अकाउंट नंबर वाले कॉलम पे, जिसमें कुछ संख्याएं भी लिखी हुई हैं, कुछ खाली सेल भी हैं और कुछ में टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, जैसे NA, तो ये टेक्स्ट है आपका, और जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये आपकी नंबर हो गए। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा? काउंट फॉर्मूले के द्वारा केवल इसके अंदर नंबर में क्या, कितने नंबर के अंदर आपके कितने अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं, या फिर कहने का मतलब नंबर में आपके पास में यहाँ पर कितनी सेल है, उनको ये काउंट करके बताएगा। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर टाइप कर देंगे COUNT काउंट। इसके बाद मैं करूंगा ब्रैकेट चालू, और यहाँ पे पूरी की पूरी आपको ये जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग करनी है उसको कर लेना है सेलेक्ट, और एंटर कर देना है प्रेस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि काउंट फॉर्मूला क्या करता है? केवल संख्याओं को काउंट करता है। तो इसने बताया कि 5 संख्याएं इसके अंदर, या 5 सेल में संख्याएं लिखी हुई है, ऐसे भी मैं कह सकता हूं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो केवल संख्याओं को काउंट करना हो तो आपको काउंट फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं काउंट ए। तो काउंट ए फॉर्मूला क्या काम करता है? ये भैया संख्याओं को भी काउंट करेगा, और इसके अलावा टेक्स्ट रूप में कुछ भी लिखा हो, खाली अगर सेल है तो उसको काउंट नहीं करेगा, बाकी नंबर को भी काउंट करेगा और टेक्स्ट को भी काउंट करेगा, कुछ भी लिखा होगा उसको काउंट करेगा। ठीक है, अकेले नंबर को ही नहीं करेगा। तो अब मैं यहाँ पे काउंट ए फॉर्मूला लगाता हूँ। इसके लिए मैं बराबर टाइप कर दूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा COUNT काउंट ए, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट चालू करूंगा। इसके बाद में मैं जहां से जहां तक की काउंटिंग करना चाहता हूं उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट को करूंगा बंद और एंटर कर दूंगा प्रेस। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मेरी सेल है उनकी संख्या 7 आई है, या फिर एंट्री है वो है मेरी 7 यहाँ पे, जिनके अंदर आपके कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे नंबर हो या टेक्स्ट हो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ये 7। तो 7 सेल ऐसी है जिसमें आपके नंबर या फिर टेक्स्ट रूप में कुछ भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से नंबर या फिर टेक्स्ट कुछ भी लिखा हो, उन सभी सेल को ये काउंट करता है, काउंट ए फॉर्मूला। इसके बाद हम बात कर लेते हैं काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला क्या करेगा? केवल ब्लैंक सेल को काउंट करता है, खाली सेल, खाली कितनी है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे? बराबर लगा के यहाँ पे टाइप कर देंगे COUNT काउंट, आगे टाइप करेंगे BLANK कंटिन्यू, और इसके बाद ब्रैकेट कर देंगे चालू। और अब जहां से जहां तक मुझे आपको काउंट ब्लैंक फॉर्मूला अप्लाई करना है उस रेंज को करेंगे सेलेक्ट, और इसके बाद ब्रैकेट बंद करके और आपको कर देना है एंटर प्रेस। तो देखो यहाँ पे जो ब्लैंक सेल है वो है केवल 2 आपकी, एक ये रही और एक ये रही। तो इस तरीके से काउंट ब्लैंक फॉर्मूले का आप यूज कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंडीशन पे। अगर हमें कोई काउंटिंग करनी है तो उसके लिए हम काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? कंडीशन पे यदि आपको कोई काउंटिंग करनी है तो आपको काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करना होता है। अब कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो इसके अंदर जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, प्रोडक्ट का नाम, रीजन, सेलर का नाम और सेल्स काउंटिंग। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा नीचे देखूंगा तो यहाँ पे देखो मैंने एक छोटी सी टेबल बना रखी है जिसमें लिखा हुआ प्रोडक्ट का नाम। भैया प्रोडक्ट के नाम के आधार पे मुझे काउंटिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद में मैं आगे आ जाता हूँ तो यहाँ पे रीजन, अगर मैं चाहूँ रीजन वाइज काउंटिंग हो रीजन के आधार पे तो हम रीजन के आधार पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और हमें निकालनी क्या है? सेल की काउंटिंग, यानी मुझे सेल निकालनी है कि भैया कितनी बार सेल हुई है मुझे ये बता दीजिए। अगर मैं प्रोडक्ट के नाम पे निकालना चाहूं तो उस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है ये मुझे इसमें निकालनी है। अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो उस व्यक्ति ने कितनी बार सेल किया है ये निकल के आएगा। और अगर कोई रीजन का नाम दे रखा है तो रीजन में कितनी बार वो चीज सेल हुई है ये निकल के आएगा। तो वो हमें यहाँ निकालना है। तो अब जैसे ही मैं काउंटिंग फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो क्या करेगा? जैसे मैं प्रोडक्ट के नाम पे काउंट कर रहा हूं तो क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को वो यहाँ देखेगा इस टेबल के अंदर, और फिर देखेगा कि वो प्रोडक्ट कितनी बार आपका इसमें सेल हुआ है, उस सेल की काउंटिंग करके यहाँ पे बताएगा मुझे। तो अब ये काम कैसे करता है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट के नाम के आधार पे काउंटिंग करता हूं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला
टाइप करूंगा कहां पर, जहां पर भी मुझे पूछा गया है कि आपको फॉर्मूला कहां लगाना है। जैसे मुझे यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ N15 सेल के अंदर। तो जहां पर भी आपका कहीं कोई कलर दे रखा हो या फिर आपको कहीं इस तरीके का रिमार्क करके बता रखा है कि भाई यहाँ पे आपको काउंटिंग करनी है, तो वहां पे सबसे पहले कर्सर रखना है, ये सबसे मेन बात है। इसके बाद आपको लगाना है फॉर्मूला, तो बराबर लगाएंगे और फॉर्मूला हमारा क्या है, काउंट इफ। तो टाइप कर देंगे COUNT काउंट और यहाँ पे टाइप करेंगे इफ। इसके बाद मैं कर दूंगा ब्रैकेट चालू। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, तो रेंज में भैया आपको पूरी टेबल हेडिंग सहित ऐसे कैसे सेलेक्ट कर लेनी है, हेडिंग सहित आपको सेलेक्ट करनी है, ऊपर का ये सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद आपको लगा लेना है कोमा, कोमा के बाद क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मेरा क्या रहेगा, प्रोडक्ट का नाम। तो भैया मैं यहाँ से भी जैसे मैंने कहा कि मैं किसी प्रोडक्ट को ले सकता हूँ, लेकिन फिर वो केवल उसी प्रोडक्ट का आपका रिजल्ट आ जाएगा, बाकी का नहीं देख सकता। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग जगह पे एक प्रोडक्ट नेम का एरिया क्रिएट करके और मैं यहाँ पर इस जगह को ले रहा हूँ ताकि मैं अलग अलग प्रोडक्ट के नाम लिख करके यहाँ पे पता कर सकूँ। तो मैंने ये वाला एरिया यहाँ पे ले लिया और अब मैं ब्रैकेट करूंगा बंद और इसके बाद एंटर कर दूंगा प्रेस। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि इस टेबल के अंदर जो मॉनिटर है, ये मॉनिटर आपका इस टेबल में एक ही बार है। आप देखोगे यहाँ पे आप सर्च करो इस प्रोडक्ट के नाम में, देखो मॉनिटर एक ही जगह लिखा हुआ है। तो इसके सामने देखो यहाँ पे सेल निकल के आ गई एक, यानी जो हमारी मॉनिटर है वो कितनी बार सेल हुआ है, केवल एक ही बार सेल हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखो माउस और माउस तीन जगह लिखा हुआ है, यानी 3 बार सेल हुआ है। तो अब मैं यहाँ से माउस को क्या करूँगा, यहाँ पे डालता हूँ प्रोडक्ट नाम के अंदर। जैसे मैं देखो यहाँ पे नाम डालता हूँ तो देखो यहाँ पे माउस का रिजल्ट आ गया 3, यानी 3 बार यहाँ पे सेल हुआ है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि काउंटिंग फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है। अब देखो मैं आपको रीजन के आधार पे भी पता करके बताता हूँ। ये तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट के आधार पे बताया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं केवल रीजन के बेस पे बताता हूँ। तो इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा, मैं बराबर लगाता हूँ। इसके बाद में मैं टाइप करूंगा COUNT काउंट और यहाँ पे टाइप कर दूंगा इफ, ब्रैकेट करूंगा चालू। इसके बाद रेंज में वही मैं पूरी रेंज सेलेक्ट कर दूंगा ऐसे कैसे, हेडिंग सहित। मैंने बताया ही था कि आपको ये ऊपर वाला जो टाइटल है ये सिलेक्ट नहीं करना है, केवल हेडिंग सेलेक्ट करनी है। इसके बाद लगाना है कोमा। इसके बाद क्राइटेरिया में अब की बार क्या रहेगा, रीजन। तो आप रीजन सेलेक्ट करेंगे, रीजन वाला कॉलम। बस ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। आप देखोगे यहाँ पे 0 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेस्ट रीजन लेता हूँ कि वेस्ट रीजन में कितनी बार आपकी सेल हुई है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वेस्ट रीजन को यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे ही मैंने वेस्ट रीजन लिखा तो देखो इसने बता दिया भैया वेस्ट रीजन में 4 बार सेल हुई है। देखो एक बार ये रही, एक बार ये रही और एक बार ये रही, और लास्ट में आप देख पा रहे हो एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे आप उसकी काउंटिंग कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम लेते हैं कुछ परसेंटेज से संबंधित कैलकुलेशन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमें यहाँ पे क्या किया गया है, हमें यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। सिंपल आपका परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके मार्क्स हैं ये हैं आपके आउट ऑफ 100 पर सब्जेक्ट, आउट ऑफ 100 यानी पर सब्जेक्ट 100 में से आपके ये मार्क्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इसकी परसेंटेज निकालनी है भैया। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल परसेंटेज निकालने के लिए बराबर लगाऊंगा और सबसे पहले इनका करूंगा टोटल। तो यहाँ पे मैं टोटल करने के लिए क्या करूंगा, सम का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो यहाँ पे SUM सम मैंने टाइप कर दिया। अगर आपको पहले से टोटल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे टोटल निकालता हूँ। तो बराबर लगा के सम लिखा, इसके बाद मैंने तीनों का निकाल दिया टोटल, एंटर प्रेस कर दिया। तो देखो इसका टोटल कितना आ गया, 229। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे मान लो ये मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, TOTAL, ये मैंने टोटल कर दिया। अब इसके बाद में परसेंटेज में यहाँ पे अगले वाले कॉलम में निकाल देता हूँ इसके। तो ये मैंने टोटल निकाला, पकड़ के मैंने खींच लिया, ये तो आ गया सबका टोटल। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं बराबर लगाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले टोटल मार्क्स लूंगा। ठीक है, कि 229 मेरे को नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसकी परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे इसको 100 से और फिर डिवाइड कर देंगे कि भैया ये 229 नंबर कितने में से आए। तो मैंने कहा तीनों सब्जेक्ट के 100 के नंबर थे, तो यानी 300 हो गया मैक्स मार्क आपका यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे
आप यहाँ पे डिवाइड बाई क्या करेंगे, 300 कर देंगे। तो फॉर्मूले में आपने क्या किया, बराबर लगाया, F4 मतलब 229 गुणा आपने 100 किया परसेंटेज निकालने के लिए, और डिवाइड बाई आपने टोटल मार्क्स 300 टाइप कर दिए और एंटर कर दिया प्रेस। तो देखो यहाँ पे 76.33 इसकी परसेंटेज निकल के आ गई। आप इस तरीके से पकड़ के और आप खींचेंगे तो देखो बाकी का परसेंटेज भी आपका निकल के आ गया। इसकी 76 है, इसकी 74% है और इसकी 73% है। यहाँ पे देखो डेसिमल प्लेस नहीं आया बिल्कुल भी, तो आप यहाँ से डेसिमल प्लेस को इंक्रीज कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ से ये 74%, ये 76% और ये 73.33%, ठीक है। या फिर आप यहाँ जाके, जैसे कि ये आपको अभी फिलहाल आप देख रहे थे उस टाइम पर ये जो 74% था वो आपको इस तरीके से जनरल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा था। तो आप यहाँ जाके जैसे नंबर पे क्लिक करेंगे, जब भी आपके ये पॉइंट यानी डेसिमल प्लेस है ये आपको दिखाई दे जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये परसेंटेज निकाल दी। परसेंटेज सिंपल इस तरीके से निकाली जाती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इधर। यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, मान लो आपको कोई नेम दे रखे हैं, उनकी सैलरी दे रखी है, आपको बोल रखा है कि भाई इनका अब की बार जो सैलरी जो दी जाएगी वो 10% बढ़ा करके दी जाएगी, यानी इनको 10% इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। तो आप ये बताइए इस सैलरी का 10% कितना होगा। तो यहाँ पे हम परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, सबसे पहले बराबर लगा देंगे, फिर उस सैलरी को ले लेंगे और इस सैलरी का मुझे कितना निकालना है, 10%, तो गुणा करके और आपको 10% सिंपल लिख देना है और इसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे देखो आप यहाँ पे 10,000 का 10% आपका 1000 निकल के आ गया। पकड़ के खींच लो, बाकी सभी का इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ऐसे में डिक्रीमेंट करता हूँ, मान लो किसी की सैलरी कट गई, अगर मान लो किसी का यहाँ पे काम करने का जो रैंक है वो रैंक आपके यहाँ पे किसी की डिक्रीज हुई है, कहने का मतलब प्रॉपर तरीके से कोई व्यक्ति है वो काम नहीं कर रहा है। तो कई बार क्या होती है कि जो कंपनियां होती हैं वो इंक्रीमेंट देने की बजाय क्या कर देती हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उनकी सैलरी को कम भी कर दिया जाता है। तो अब मैं यहाँ पे 10% कम कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लो कंपनी ने हमें, किसी कंपनी के अंदर ये आपको बताया गया कि ये जो 4-5 व्यक्ति आपको दे रखे हैं इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो कहने का मतलब जो सैलरी इनको दे रखी है इतनी सैलरी लायक ये नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सैलरी को घटा के दे रहा हूँ अब की बार, यानी 10% डिक्रीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब आपको घटाना होता है तो क्या करेंगे, आप कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज का बराबर लगाएंगे और वही आपको जो बेसिक सैलरी है उस सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको गुणा कर देना है और गुणा करने के बाद में आपको क्या कर देना है, कितना परसेंट आपको निकालना है, 10%। तो यहाँ पे 10% सिंपल मैं लिख दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो वही 1000 रुपए यहाँ पे निकल के आए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये इंक्रीमेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि इस सैलरी में ये वाला आपका जुड़ जाएगा। तो जब इंक्रीमेंट दिया जाएगा तो मतलब इस व्यक्ति का 10 और 1 11,000 रुपए हो गया, अगर इंक्रीमेंट मिलता है तो। और अगर डिक्रीमेंट हुआ है तो फिर क्या होगा, इस 10,000 के अंदर आपको 1,000 रुपए वो माइनस करेगा, कम करके देगा। तो इसका मतलब फिर आपको 9,000 ही मिलने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इसने इतना कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला है, आपको बोला है कि इंक्रीमेंट निकाल दो, 10% कितना होता है। तो हमने निकाल दिया यहाँ पे, भैया इसका 10, इसका 1000 रुपए, इसका 1500, इसका 2000, इसका 1500, और इधर डिक्रीमेंट भी है तो वही सेम है, ठीक है। अब बात है कि इंक्रीमेंट है तो सैलरी में प्लस हो जाएगा और डिक्रीमेंट है तो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन हम यहाँ आगे कर सकते हैं। तो ये हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकाला परसेंटेज के बेस पर। किस तरीके से हमने निकाला है, फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और समझ में आपको आ ही गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। हमने एक छोटी सी टेबल ली है जिसमें आइटम है, रेट है और इसके अलावा क्वांटिटी आपको दे रखी है, क्वांटिटी के अलावा अमाउंट दे रखा है और टैक्स की परसेंटेज दे रखी है। यानी जो अमाउंट है इस अमाउंट पे आपका टैक्स लगा है 5%। तो हमें ये पूछा गया है कि भैया इसके अंतर्गत 5% टैक्स लगा है, तो इस अमाउंट का 5% टैक्स कितना बना, ये निकाल के हमें बता दीजिए। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए सिंपल यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करेंगे हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैक्स का 5% जो टैक्स है 5% वो निकालेंगे। तो ये है आपका जो 5% टैक्स वो इस अमाउंट के ऊपर है। तो फॉर्मूला कहाँ लगाना है,
जहां पे निकालना है, यहाँ पे टैक्स परसेंटेज 5% वाले कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करूंगा, बराबर लगाऊंगा, और मुझे 5% टैक्स किस वैल्यू पे निकालना है, इस अमाउंट पे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। गुणा परसेंटेज निकालने के लिए वही आपको क्या कर देना है, 5%। कितना परसेंट निकालना है, 5%। तो यहाँ पे गुणा का साइन लगा के 5% सिंपल लिख देना है। इसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे आप देख पा रहे हैं 3500 पर 175 रुपए आपका 5% टैक्स बनता है। आप पकड़ करके खींच लीजिए, आप जैसे ही देखेंगे तो बाकी का सबका 5-5% आपका निकल के आ गया। यहाँ पर 500 का 5% 25 रुपए हो गया, 15,000 का 750 रुपए हो गया, 8100 का आपका 405 रुपए 5% टैक्स हो गया। अब अगर मान लो मुझे इस अमाउंट में टैक्स के अमाउंट को जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल बराबर लगा दूंगा। और चाहे आप पहले टैक्स के अमाउंट की सेल को सिलेक्ट कर लो और चाहे पहले अमाउंट को सिलेक्ट कर लो, और इसके बाद प्लस लगा के और दूसरी वाली सेल को सिलेक्ट कर लो और एंटर प्रेस कर दो। तो ये देखो 3500 में 175 जुड़ गए, तो यहाँ पे 3675 रुपए आपका टैक्स सहित अमाउंट आ गया। और अब चाहे आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए या फिर इसको पकड़ करके खींच लीजिए। तो इस तरीके से ये इसका टैक्स सहित टोटल अमाउंट निकल के आ गया। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूले अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मूला आपको फॉर्मूले बार में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो आप आसानी से यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला बना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ छोटे मोटे बाकी के फॉर्मूलों की। तो वो जो फॉर्मूले रहेंगे उनके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट फॉर्मूले की। तो भैया लेफ्ट फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है, तो हमें लेफ्ट जो फॉर्मूला है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो जो लेफ्ट फॉर्मूला है वो हमारा क्या काम करता है ये हम इसमें देखेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको कोई नेम दे रखे हैं ये, ठीक है। और जो ये लेफ्ट फॉर्मूला है ये क्या काम करता है कि इस नेम के अंदर से लेफ्ट साइड से आपको कितने लेटर निकालने हैं वो निकाल के देगा। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जिस भी जगह फॉर्मूला लगाना है वहां पे क्लिक करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे LEFT लेफ्ट, इसके बाद ब्रैकेट कर देंगे चालू, और यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में इस टेक्स्ट के अंदर से या इस नाम के अंदर से आपको कोमा लगाना है। कोमा लगा के इस नाम के अंदर से आपको लेफ्ट साइड से कितने लेटर निकालने हैं वो आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना है। जो जैसे मुझे 4 लेटर निकालने हैं तो मैंने 4 टाइप कर दिया। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर आपका कितना रहेगा, लेफ्ट से 4। तो यहाँ पे मैंने 4 टाइप किया, इसके बाद ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर कर दिया प्रेस। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे इस नाम में से लेफ्ट से 4 लेटर इसने निकाल के दे दिए। यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए या पकड़ के खींच लीजिए, बाकी का भी इसी तरीके से निकाल देगा। फॉर्मूला आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे बराबर लगाया, लेफ्ट लिखा, A2 का मतलब आपके इस टेक्स्ट से है, और 4 का मतलब कोमा लगाने के बाद 4 लिखा, इसका मतलब क्या है कि इस नाम में से लेफ्ट साइड से 4 लेटर मुझे निकाल के दे दीजिए, जो कि यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट में। तो राइट में भी इसी तरीके का फॉर्मूला रहेगा, बस इसमें क्या करेगा, राइट से निकाल के देगा हमको लेटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, बराबर लगाएंगे, टाइप करेंगे RIGHT राइट, ब्रैकेट करेंगे चालू, और टेक्स्ट में हम दे देंगे इस नाम को, यानी किस नाम में से निकालना है उसको सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, इसके बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी राइट से मुझे कितने कैरेक्टर निकालने, मैंने कहा 3 निकालने हैं, बस 3 लिखिए, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए। देखो यहाँ पर पाली वाल, लास्ट में से वाल 3 निकाल के इसने दे दिया। पकड़ के खींच लीजिए या फिर डबल क्लिक कर दीजिए, बाकी सबका निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिड फॉर्मूले की। मिड फॉर्मूला क्या काम करता है कि ये बीच के अंदर से आपको निकाल के देता है। अक्सर बीच के अंदर से आपको टेक्स्ट निकाल के देगा। तो फॉर्मूला कैसे लगाया जाएगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में लगा देंगे बराबर, और फॉर्मूले का नाम है मिड, MID, मिड आपको टाइप कर देना है, ब्रैकेट करेंगे यहाँ पे चालू, इसके बाद टेक्स्ट में आपको ले लेना है इस नाम को, जो भी नाम लिखा हुआ है उसको, इसके बाद में कोमा लगा देंगे, इसके बाद लिखा रहा है स्टार्ट नंबरिंग, यानी कितने नंबर से आपको जो निकालना है वो कितने नंबर का कैरेक्टर है ना, कहाँ से आपको चालू करना है, उस कैरेक्टर की संख्या को यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे MS ऑफिस में से ऑफिस को निकालना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ओ से ओ से मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे ओ कैरेक्टर का स्थान लिखूंगा। तो यहाँ ओ कैरेक्टर का स्थान है 4,
यानी चौथे नंबर का ये कैरेक्टर है, इसमें आपको स्पेस का भी ध्यान रखना है, स्पेस भी काउंट होगा। तो MS फिर स्पेस है फिर O है, तो ऐसे करके O आपका चौथे नंबर का कैरेक्टर है इसमें। तो स्टार्ट नंबरिंग का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, चौथे स्थान का आपका कैरेक्टर मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं लिख दूंगा कोमा। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर है, अब यहां से ये चौथे नंबर से जो आप कैरेक्टर ले रहे हो वो आगे कंटिन्यू कितने निकालने हैं वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। तो मैंने कहा भैया यहाँ से 5 निकालने हैं, तो इसके आगे के 5 आपको ये निकाल के दे देगा। मैंने 5 टाइप किया, इसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दिया, तो देखो यहाँ पे OFFIC यानी 5 जो कैरेक्टर है वो इसने हमको निकाल के दे दिए। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, बराबर लगाया, मिड लिखा, A20 का मतलब ये टेक्स्ट था, 4 का मतलब आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर कहाँ से निकालना स्टार्ट करना है वो लिखना है। तो हमने O से निकालना स्टार्ट करना था तो हमने लिख दिया 4, जो कि वहां पर आपका O स्टैंड कर रहा है। इसके बाद में हम कंटिन्यू कितने निकालना चाहते हैं, O के आगे और कितना निकालना चाहते हैं O को मिला करके। तो हमने कहा कि हम 5 निकालना चाहते हैं, तो O को मिला करके यहां पर इसने 5 निकाल दिए कंटिन्यू बीच के अंदर से। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। तो अगला फॉर्मूला है आपका कॉनकेटिनेट। कॉनकेटिनेट फॉर्मूला क्या काम करता है, आपके एक कॉलम में आपका अलग मैटर लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में भी आपका मैटर लिखा हुआ है। तो 2 कॉलम के मैटर को एक जगह करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जब 2 कॉलम में आपका कोई डिफरेंट अगर मैटर लिखा हो तो आप उसको एक ही कॉलम के अंदर ले सकते हैं। तो ये काम कैसे करेगा, फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप करेंगे बराबर और फॉर्मूले का नाम कर देंगे यहाँ पे टाइप कॉनकेटिनेट, CONCATENATE। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गया है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक आपको करना है तो ये फॉर्मूला आ गया। इसके बाद में बोल रहा है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 1 का मतलब पहले कॉलम का आपको टेक्स्ट लेना है। इसके बाद लगाना है कोमा, इसके बाद में टेक्स्ट 2 बोल रहा है तो आपको दूसरे कॉलम का क्या ले लेना है, टेक्स्ट ले लेना है। इसके बाद में देखो कोमा अगर मैं लगाता हूं तो टेक्स्ट 3 बोल रहा है। तो ऐसे आप कितने ही कॉलम, यानी एक यहां पे मैं 2 कॉलम ले रहा हूं, आप 2 से ज्यादा कॉलम के डेटा को भी एक कॉलम में ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास में केवल 2 ही कॉलम थे इसलिए अब मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा और यहीं पे ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा प्रेस। तो देखो यूनिक अलग कॉलम में था, यहाँ पे कंप्यूटर अलग कॉलम में था, जो कि एक ही कॉलम में यहाँ पे आपका आ गया है यूनिक कंप्यूटर लिख करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिक कंप्यूटर जो आपका डेटा था वो यहाँ पे एक कॉलम में आ तो गया, लेकिन यहाँ पे बीच में बिल्कुल भी इनके स्पेस नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं, आपको भैया वहां पे स्पेस लगाने के लिए नहीं बोलेगा, सिंपल ऐसे ही आपको पूछा जाएगा, तो अपनी तरफ से नया कुछ भी मत करना। आप जब आपको वो दे कि इसमें आपको स्पेस भी देना है दोनों कैरेक्टर में, तो ही आपको फॉर्मूले में बदलाव करना है। तो सिंपल ऐसा ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मान लो हमारे सामने कंडीशन है कि हमें इसमें स्पेस चाहिए, तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस फॉर्मूले के अंदर ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेज कर देंगे। क्या चेंजेज करेंगे, देखो मैं इस फॉर्मूले में नहीं, मैं दोबारा से यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा के बता रहा हूँ और इसमें स्पेस भी हम क्रिएट करेंगे इस मोहनलाल पर। तो मैं दोबारा से यहाँ पे कॉनकेटिनेट का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो ये मैंने ले लिया कॉनकेटिनेट, इसके बाद ब्रैकेट कर दिया चालू, सबसे पहले ले लूंगा टेक्स्ट 1, इसके बाद कोमा लगा दूंगा। अब आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए डबल कोट्स आपको लगाना है, इन्वर्टेड कोमा, फिर स्पेस देना है, फिर डबल कोट्स लगाना है और फिर आपको लगा देना है कोमा। तो ये स्पेस का काम करेगा, डबल कोट्स चालू, स्पेस, डबल कोट्स बंद, ये स्पेस के लिए लगाया हमने। अब इसके बाद में कोमा लगा के हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर कर देंगे प्रेस। अब देखो मोहन लाल यहाँ पे एक जगह आ गया है और बीच में आपका स्पेस भी ऐड हो गया है। लेकिन अगर आपको वहां पे ऐसे ना बोला जाए तो आपको नहीं करना है, आपको सिंपल ऐसे ही करना है जैसा मैंने फर्स्ट में किया था बिना स्पेस वाला। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले फॉर्मूले की। अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया है कि भैया यहाँ पे आप देख पा रहे हो यूनिक कंप्यूटर डोसा यूनिक ऐसे लिखा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रिम जो फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये फॉर्मूला काम क्या करता है कि जो भी आपका मैटर लिखा होगा उस मैटर में पहले वाले आपके टेक्स्ट या बाद वाले टेक्स्ट के
पहले आपका कम ज्यादा कोई भी अगर आपका स्पेस है, मतलब प्रॉपर स्पेस नहीं है आपके वर्डों के बीच में, अक्षरों के बीच में, तो भैया इसको ये प्रॉपर करने का काम करता है। यानी दो वर्डों के अंदर अगर आपका प्रॉपर स्पेस नहीं है तो उस प्रॉपर स्पेस को बनाने का काम ये करता है। ट्रिम का मतलब ये क्या करेगा, उस स्पेस को खत्म कर देगा और प्रॉपर स्पेस में दोनों अक्षरों को ले आएगा। तो कैसे है ये काम करता है ये हम देखते हैं। तो बराबर लगाएंगे, यहां पर टाइप कर देंगे फॉर्मूला TRIM, ट्रिम, और इसके बाद मैं ब्रैकेट करूंगा चालू और इस टेक्स्ट को ऐसे कैसे ले लूंगा जो कि एक कॉलम में लिखा हुआ है। बस इसमें जो इसके अंदर जो हमें सही करना है वो क्या करना है, कंप्यूटर, और यहां पे फिर दोबारा कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो इन दोनों वर्डों के बीच में बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है इसको खत्म करना है। तो बस इसको सेलेक्ट कर लो, ये एक ही कॉलम में लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट में मैंने लिख दिया इस वाले कॉलम का मैटर, यानी इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद ब्रैकेट करूंगा बंद, एंटर कर दूंगा प्रेस। तो देखो कंप्यूटर कंप्यूटर यहाँ पे दोनों वर्ड लिखे आ गए और प्रॉपर यहाँ पे एक स्पेस आ गया। तो ट्रिम फॉर्मूला आपका एक्स्ट्रा जो भी वर्डों के बीच स्पेस होता है उसको हटाने का काम करता है। अब यहाँ पे दोबारा से मैं लगाता हूं, देखो यहाँ पे डोसा और यूनिक के अंदर देखो मैं, देखो यहाँ पे डोसा पहले वाले वर्ड के अंदर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस दे देता हूं मैं थोड़ा, देखो इस तरीके से, ठीक है ना, और दूसरे वाले वर्ड में भी ज्यादा स्पेस है। अब मैं देखता हूं यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला लगा के TRIM, ट्रिम मैंने टाइप किया, यहाँ पे ब्रैकेट किया चालू और मैंने इस टेक्स्ट को कर लिया सेलेक्ट, यानी इस वाले कॉलम के डेटा को ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे प्रेस, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे प्रेस। तो मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे प्रेस। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या हुआ, यहाँ पे डोसा का जो बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा था वो भी हट गया और यूनिक का जो बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा था वो भी आपका हट चुका है। अब इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लेन फॉर्मूले के बारे में। कौन से फॉर्मूले के बारे में, लेन फॉर्मूले के बारे में। लेन जो फॉर्मूला होता है भैया वो आपको बताता है लेंथ, अक्षरों की लेंथ बताता है, ठीक है। तो अक्षरों की जो लेंथ है वो हमें देखेंगे यहाँ पे इस कॉलम के अंदर, यहाँ पे देखो कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और इसमें कुछ लेटर हैं। तो लेंथ जो फॉर्मूला है वो हमें क्या बताएगा, लेंथ फॉर्मूला हमें यहाँ पे बताएगा कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनकी लेंथ क्या है, यानी कितने अक्षर इसमें लिखे हुए हैं। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर टाइप कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे LEN, लेन, और इसके बाद में ब्रैकेट करेंगे हम यहाँ पे चालू और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट में क्या करेंगे, इस कॉलम के डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही हमने इस कॉलम के डेटा को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो इस कॉलम के अंदर जो भी आपके वर्ड लिखे थे उसके टेक्स्ट की लेंथ बता दी 23, यानी 23 इसके अंदर कैरेक्टर हैं आपके। बाकी के पकड़ करके आप जैसे ही खींचेंगे तो बाकी के जो भी आपका कॉलम का डेटा है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे बता देगा कि किस में क्या लिखा हुआ है और उसके टेक्स्ट की लेंथ आपकी कितनी है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा हुआ था तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 26 अक्षर हैं और यहाँ पे बता दिया इसने 23 अक्षर हैं। तो ये जो भी आपका डेटा होता है, जो भी आपका टेक्स्ट मैटर होता है उसकी लेंथ बताता है कि इसमें कितने अक्षर होते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला फिक्स्ड है, ये नंबर पे काम करता है। जैसे कई बार हमारे पास में नंबर ऐसे डेसिमल में होते हैं, जैसे 145.21 पैसे है, यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये राउंड फिगर में आ जाएं, है ना। तो इसमें हम फिक्स्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे तो हम यहाँ से भी देखो इंक्रीज, यहाँ से डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, ऐसे करके भी यहाँ से भी हम इस काम को कर सकते थे। जैसे देखो मैं यहाँ पे जाके और इस तरीके से देखो मैंने ये हटा दिया है ना, और ये वापस बढ़ा दिया है। तो ये काम यहाँ से भी हो रहा है, लेकिन फॉर्मूले से अगर मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो इसके लिए हम लगा देंगे फिक्स फॉर्मूला, ठीक है, फिक्स्ड फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में बराबर करके टाइप करेंगे FIXED, यहाँ पे फॉर्मूले में मैं टाइप करूंगा FIXE और इसके बाद में D, और इसके बाद में ब्रैकेट कर देंगे हम चालू और इसके बाद में नंबर हम ले लेंगे। नंबर हमारे इधर वाले कॉलम में लिखे हुए हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद कॉमा लगाना है और इसके बाद में आपको डेसिमल में कुछ चाहिए नहीं चाहिए, इसके लिए आपको 0 टाइप कर देना है, ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर कर देना प्रेस।
तो देखो 145 यहाँ पे आपका निकल करके आ गया। अब आप जैसे ही यहाँ पे ड्रैग करोगे तो बाकी की वैल्यू भी आपकी कुछ इस तरीके से प्रॉपर निकल के आ जाएगी, यानी फिक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये केवल नंबर पे ही काम करता है। आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आपका लगा हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपर फॉर्मूले की, प्रॉपर की, लोअर की। तो अपर फॉर्मूला क्या काम करता है? अपर का मतलब अपर केस में आपके लेटरों को ये लिखता है। जैसे कंप्यूटर में यहाँ पे देखो अक्षर बड़े हैं और दोबारा कंप्यूटर में यहाँ पे अक्षर आपके छोटे हैं, तो ये क्या करेगा? सबको प्रॉपर अपर कर देगा, बड़े कर देगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे, बराबर लगा के फॉर्मूले का नाम है UPPER अपर, ब्रैकेट हम कर देंगे चालू। इसके बाद में हम टेक्स्ट में इस कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों कंप्यूटर यहाँ पे अपर केस में आ चुके हैं। बस पकड़ के खींच दीजिए, बाकी का डेटा भी इसी तरीके से आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोसा यूनिक कंप्यूटर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोसा जो स्मॉल में था ये देखो आपका अपर में आ गया है, और कंप्यूटर में सी बिल्कुल छोटा था, ये भी देखो प्रॉपर आपका अपर में हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर फॉर्मूले की। तो प्रॉपर का मतलब होता है सेंटेंस केस से हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा, यानी ईच वर्ड कैपिटलाइज की तरह काम करता है। प्रॉपर क्या काम करता है? ईच वर्ड कैपिटलाइज की तरह काम करता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, फॉर्मूले का नाम है PROPER, प्रॉपर टाइप करेंगे, ब्रैकेट करेंगे यहाँ पे बंद। इसके बाद में टेक्स्ट में ले लेना है आपको इस सेल का मैटर, और आपको क्या कर देना है, ब्रैकेट बंद करना है, एंटर कर देना है प्रेस। आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे M बड़ा आ गया, और एक्सेल यहाँ पे जो कैपिटल में लिखा हुआ था अपर केस में, उसमें भी देखो एक्सेल का E बड़ा है, बाकी सारे छोटे हो चुके हैं। बस पकड़ के खींच दीजिए, सब में इसी तरीके की फॉर्मेटिंग ये कर देगा। देखो दोसा पूरा कैपिटल था, लेकिन यहाँ पे इसने पहला लेटर बड़ा बाकी छोटे किए हैं। यूनिक पूरा कंप्यूटर ये छोटा था, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे पहले वर्ड का, हर वर्ड का पहला लेटर इसने बड़ा कर दिया है अकॉर्डिंग सेंटेंस केस। यानी प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है वो सेंटेंस केस की तरह काम करता है, हर वर्ड के पहले लेटर को बड़ा कर देता है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये फॉर्मूला। बाकी आप यहाँ फॉर्मूला बार में फॉर्मूले को देख सकते हैं। इसके बाद इसके हम एक लास्ट फॉर्मूले की बात करें जो है लोअर फॉर्मूला। तो लोअर क्या करेगा, जो भी आपका मैटर है उसको सारे को छोटा कर देता है। कैसे करेगा काम, हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, बराबर LOWER, लोअर यहाँ पे टाइप करेंगे, ब्रैकेट करेंगे चालू, और इसके बाद में हम यहाँ पे टेक्स्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं क्या, इस टेक्स्ट को, और ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पे बंद। ब्रैकेट बंद करने के बाद में हम एंटर प्रेस करते हैं, तो जैसे आप देखोगे कंप्यूटर में यहाँ पे दोनों जो कि कैपिटल में थे अपर केस में, वो आपके लोअर में हो चुके हैं, यानी स्मॉल में आ चुके हैं। ऐसे दो बाकी को आपको क्या करना है, पकड़ करके इस तरीके से खींच लेना है। अगर इस तरीके का आपका काफी डेटा हो तो एक का निकालने के बाद आपको बस ड्रैग करके इस तरीके से पकड़ के आपको खींचना है या डबल क्लिक करना है। आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि लोअर फॉर्मूले में सारे जो आपके लेटर थे वो सारे के सारे आपके क्या हो चुके हैं, लोअर केस में आ चुके हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कुछ इंपॉर्टेंट बहुत जो आपके फॉर्मूले आने की जो संभावना है, वो लगभग ये जो फॉर्मूले थे ये लगभग हमने जो छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे उन सभी फॉर्मूलों की हमने यहाँ पे बात इस क्लास के अंदर कर ली है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन बेस्ड अपना एक इफ फॉर्मूला और बच रहा है, उसके बारे में हम और बात कर लेते हैं और फिर इस क्लास को हम विराम देते हैं। तो अब हम बात करते हैं लास्ट जो फॉर्मूला है वो है इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, कंडीशन के ऊपर हमें रिजल्ट निकालना होता है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमने पहली टेबल ली, इसमें स्टूडेंट का नाम है, मार्क्स है और मुझे रिजल्ट निकालना है। और रिजल्ट मुझे क्या निकालना है, रिजल्ट में भैया यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाए, PASS पास आ जाए, और या फिर फेल आ जाए, PASS ये मैंने टाइप किया, या फिर फेल आ जाए। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट निकल करके इधर आ जाए इस वाली सेल के अंदर। तो कंडीशन मेरी क्या है, कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो मेरे मार्क्स होंगे, यहाँ पे जो मेरे मार्क्स होंगे वो क्या होंगे कि आपके या तो हो ग्रेटर देन 36 या फिर इक्वल 36 हो। जब तो ये क्या हो जाए, जब तो भैया ये पास हो जाए, यानी जिसके आपके नंबर हैं वो नंबर आपके
36 से ज्यादा आ रहे हैं या तो वो पास होगा, ठीक है, या फिर जिसके फिक्स 36 आ रहे हैं वो पास होगा, ठीक है। और अदरवाइज इससे कम नंबर आ रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाए, ये फेल हो जाए भैया, ठीक है। हमारी कंडीशन जो थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है, यानी या तो 36 हो या फिर 36 से ज्यादा हो तो पास होगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज FAIL फेल होगा। ये हमारी कंडीशन है भैया। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे, बराबर लगाएंगे, इफ लगाएंगे और हम यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे चालू। हमने कहा कि हमारा जो कैलकुलेशन करना है वो हमें मार्क्स पे करना है, क्योंकि नंबर दिए ना 36% यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मेरी ये वाली सेल बड़ी हो या फिर बराबर हो किसके, मैंने कहा 36% नंबरों के। देन इसका रिजल्ट क्या है, कोमा लगा के लिख देंगे, जो रिजल्ट आए उसको डबल कोट्स में लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया PASS, तो इसका रिजल्ट क्या है, पास आए, ठीक है, डबल कोट्स बंद। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज डबल कोट्स में लिख देंगे अगर हमारी ये वैल्यू यानी ये 44 ये आपकी 36 के बराबर या बड़ी ना हो तो फिर इसका रिजल्ट क्या है, FAIL फेल आ जाए। बस डबल कोट्स आपको बंद करना है, FAIL फेल आ जाए, बस आपको डबल कोट्स करना है बंद, ब्रैकेट करना है बंद और एंटर कर देना है प्रेस। देखो इसके नंबर थे 44, इसीलिए यहाँ पे पास हुआ। बस या तो डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे या फिर पकड़ के खींच लीजिए। तो ये पास हो गया है, ये भी पास हो गया, ये फेल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके 23 नंबर ही रह गए, 36 नंबर नहीं थे भैया। कम से कम 36 नंबर हमें यहाँ पे चाहिए थे। तो ये एक कंडीशन थी, कंडीशन पे हमने क्या किया, फेल पास यहाँ पे रिजल्ट निकाल के आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे ही एक दूसरी टेबल पर, इसमें हम क्या करें, परसेंटेज के ऊपर फेल पास निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला सेम सा ही लगेगा यहाँ पे हमने मार्क्स पे निकाला था, यहाँ पे हम परसेंटेज पे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे 36 नंबर लिए थे, यहाँ पे परसेंटेज ले रहे हैं हम। तो बराबर लगाएंगे, सेम फॉर्मूला लगा जाएगा आपका यहाँ पे। और फॉर्मूला क्या रहेगा, बराबर लगाएंगे, आपको टाइप कर देना इफ, ब्रैकेट कर देंगे चालू। मैंने कहा कि ये मेरी परसेंटेज वही बड़ी हो या फिर बराबर हो, क्राइटेरिया मेरा ये रहेगा 36% या फिर 36 से ज्यादा तो पास, अदरवाइज उसको फेल करना है। तो हमने क्या कहा, बराबर लगा के फॉर्मूला हमने टाइप किया, कहा कि ये मेरी परसेंटेज ये अगर बड़ी हो या फिर बराबर हो किसके, मैंने कहा 36% के। देन कोमा लगाएंगे और तो हमारा रिजल्ट क्या है वो आपको डबल कोट्स में लिख देना है। तो हमारा जो रिजल्ट आए वो आए भैया क्या, PASS पास, ये हमारा रिजल्ट आए। ब्रैकेट बंद कर देंगे और कॉमा लगा देंगे। अदरवाइज अगर ये वैल्यू आपकी, ये परसेंटेज आपकी 36 से कम है तो क्या आ जाए, 36 से अगर कम है तो वो फेल आ जाए। तो वही डबल कोट्स में आपको यहाँ पे लिख देना है क्या, FAIL फेल। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखो पास हो चुका है। वो यहाँ से पकड़ के मैं इसको खींचूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सब पास हो चुके हैं, कोई भी फेल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि किसी के भी 36% से कम इसमें मार्क्स नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारी कंडीशन है वो है क्या, कि भैया यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय आपको दे रखे हैं, ठीक है, इस शिफ्ट में ये काम करते हैं, इनकी ये सैलरी है। तो अब की बार इनकी जो सैलरी है वो 5% बढ़ा के देनी है। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है भैया, कंडीशन ये है कि यहाँ पे जिन व्यक्तियों की सैलरी पहले 20,000 थी उन्हीं व्यक्तियों को 5% आपको सैलरी बढ़ा के देनी है, यानी इंक्रीमेंट 5% उन्हीं को ही देना है। और जिनकी 20,000 से कम है भैया उसको कुछ भी नहीं देना है। ये हमारी कंडीशन आ गई। तो जो आपके लेस देन 20,000 जिनका अमाउंट है उनका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रिजल्ट रहेगा आपका ब्लैंक, यानी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे ये रहेंगे, यानी इनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये हमारी कंडीशन आ गई। तो फॉर्मूला कहाँ लगाना है, फॉर्मूला लगाना है हमें यहाँ पे। हमें केवल उनको 5% इंक्रीमेंट देना है जिनकी सैलरी 20,000 है या फिर 20,000 से ऊपर है। सैलरी का हमने क्या बताया, या तो ग्रेटर देन 20,000 हो या तो हमारी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 हो, तो ये ग्रेटर देन लगा दिया, या फिर इक्वल हो, ठीक है। तो अब
बड़ी हो या तो 20,000 से या फिर 20,000 के बराबर हो। तो हमें इंक्रीमेंट निकालना है यहाँ पे, यहाँ कर्सर रखेंगे और बराबर लगा के फॉर्मूला टाइप कर देंगे। और फॉर्मूले के अंदर हम क्या लिखेंगे, वही इफ, क्योंकि कंडीशन है हमारे पास में, और कंडीशन पे कोई भी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो इफ फंक्शन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बराबर लगाया, यहाँ पे टाइप कर दिया इफ, IF, ब्रैकेट करेंगे हम चालू। इसके बाद में लॉजिकल जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा, हम सैलरी पे इंक्रीमेंट निकालेंगे, तो लॉजिकल टेक्स्ट हमारा सैलरी हो गया। तो मैं कहूंगा कि मेरी ये वाली सैलरी बराबर हो, बड़ी हो, ग्रेटर देन या फिर बराबर हो किसके, 20,000 के। तो 20,000 आपको टाइप कर देना है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आए तो कोमा लगा देंगे, और इसका रिजल्ट क्या आ जाए, तो इसका रिजल्ट आ जाए भैया इस सैलरी का कितना परसेंट, 5%। ठीक है, बस फॉर्मूला इतना ही है। अदरवाइज क्या हो जाए, कोमा लगाओ, अदरवाइज क्या हो जाए, अदरवाइज मैंने कहा कि 0 आ जाए। अदरवाइज 1% उसको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है तो 0 इंक्रीमेंट रहेगा उनका कहने का मतलब। तो 0 टाइप कर दिया, बस ब्रैकेट कर दो बंद, एंटर कर दो प्रेस। तो अब देखो यहाँ पे इसको 1,000 रुपए मिल गए, पकड़ के खींचिए किस किस को 0 मिला है, किस किस को इंक्रीमेंट मिला है। तो देखो केवल एक को 1,000 रुपए मिला है, बाकी सबको यहाँ पे 0 मिला है। क्यों, क्योंकि भैया सबकी क्या थी, सबकी यहाँ पे सैलरी 20,000 से कम थी। अब मैं यहाँ पे इसका टोटल कर देता हूं। ठीक है, तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसको सैलरी मिलती थी उसमें इंक्रीमेंट जोड़ के देना है, तो इसका सिंपल सा टोटल क्या हो जाएगा, बराबर लगाएंगे और इस सैलरी के अंदर प्लस कर देंगे इस इंक्रीमेंट का, एंटर कर देंगे। तो ये देखो 21,000 इसके हो गए, बाकी का पकड़ के खींचेंगे किसका कितना हो गया, तो बाकी का सबका वही है, क्योंकि इंक्रीमेंट सबका यहाँ पे 0 था। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन पे भी आप इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये सभी चीजें, यानी क्लास के अंदर जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब के डिटेल्ड आपको आराम से डिटेल्ड में आपको वो समझ में आ चुके होंगे। तो फिलहाल इस क्लास के अंतर्गत इतना ही, बस आपको इसके अंदर अब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप करते रहिए, और बार बार अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके, पहली बात तो आपके कोई डाउट इसमें बचेंगे नहीं, और अगर मान लो कोई डाउट आपके रहेंगे भी तो प्रैक्टिस यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल रखेगी। आप प्रैक्टिस करिए, आपके बिल्कुल भी यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई डाउट नहीं बचेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।